लेखा बनाने से पहले विद्यार्थी को अपने आप को, शोधार्थी को स्वयं को तैयार करना होता है। इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। और जो विद्यार्थी शोध वाले हैं, जो संस्कृत के शोध के विद्यार्थी हैं, वे शायद मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का आप कोर्स कर रहे हैं, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध प्रविधि की पुस्तकें भी निर्गत कराई होंगी, आप उसमें उनको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद आपको तत्संबंधी परीक्षा देनी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध प्रविधि से संबंधित अधिकांश पुस्तकें या प्रायः सभी पुस्तकें विज्ञान, राजनीति और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उन पर आधारित शोध कार्य को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। उन पुस्तकों में साहित्य से संबंध रखने वाली शोध प्रविधि का स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे हमारे साहित्य के विद्यार्थियों को शोध प्रवृत्ति या रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। सोशल साइंस के विषयों यथा राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, संगीत, चित्रकला इत्यादि जो विषय हैं, उन विषयों से साहित्य की जो शोध प्रवृत्ति है वह बिल्कुल अलग तरह की होती है, भिन्न होती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की 1-2 आयाम तो उसमें लागू हो सकते हैं, लेकिन समस्त आयाम लागू नहीं हो सकते। जैसे कि सैंपलिंग है, तो सैंपलिंग हम किसकी करेंगे, साहित्य में नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से डाटा कलेक्शन, जब आपने ग्रुप ही नहीं बनाए हैं, कहीं आपने सैंपलिंग नहीं की है, तो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस आप करेंगे कैसे? इसलिए डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस इत्यादि शोध प्रवृत्ति या शोध रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो आयाम हैं, जो क्षेत्र हैं, उनका साहित्य में कोई प्रयोग हम नहीं देखते हैं। साहित्य से तात्पर्य मेरा यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य किसी भी भाषा के साहित्य से। तो साहित्य में शोध की अभिलाषा रखने वाले जो अनुसंधित्सु होते हैं या जो शोधार्थी होते हैं, उन्हें सर्वप्रथम ये विचार कि वे साहित्य की किस विशिष्ट विधा का अपनी रुचि के अनुरूप चयन करें। साथ ही उन्हें ये भी देखना होता है कि साहित्य की जिस विधा को या जिस कवि की विशिष्ट कृति का चयन वो अपने शोध हेतु कर रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का कार्य पहले हो तो नहीं चुका है। अब यदि हो चुका है संबंधी कार्य या कार्य हो चुका है, तो शोधार्थियों को ये देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वो फिर इस नवीन दृष्टि से उस कवि या साहित्यकार पर शोध कार्य संपन्न कर सकते। एक बार शोध विषय का निर्धारण कर लेने के बाद शोधार्थी के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह शोध विषय के क्षेत्र एवं सीमाओं को ध्यान में रखकर शोध के स्वरूप निर्धारण के लिए सरकारी, गैर सरकारी तथा व्यक्तिगत पुस्तकालय इत्यादि शोध हेतु अध्ययन के स्रोत क्या क्या होंगे, कहां से उसे विषय सामग्री मिल सकती है, इस पर वह भलीभांति विचार करें। अध्ययन के स्रोतों का निश्चय जब एक बार शोधार्थी को हो जाता है, शोधार्थी कर लेता है, तो उसके बाद
विषय से संबंधित साहित्य, अपने शोध विषय से संबंधित साहित्य अर्थात लक्षण ग्रंथ, संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों का ही सम्यक अवलोकन उसके द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्योंकि यदि वह केवल लक्ष्य ग्रंथ जैसे कि नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य इत्यादि का ही अध्ययन करेगा तो वो ये नहीं समझा पाएगा, ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि लक्षण शास्त्रियों ने इनके जो लक्षण बताए हैं, अपने लक्षण ग्रंथों में काव्य शास्त्रियों ने इनके जो लक्षण बताए हैं वह उस शोध, विशिष्ट शोध विषय के ग्रंथ पर घटित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए शोध विषय का निश्चय कर लेने के बाद शोध विषय की सामग्री का संकलन कहाँ से किया जा सकता है, इसका निश्चय कर लेने के बाद शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वो लक्षण, तत्संबंधी लक्षण ग्रंथों और लक्ष्य ग्रंथों का चयन करे, उनको भली भांति समझे, उन लक्षणों को भली भांति समझे और काव्य में घटित उन लक्षणों को घटित भी करे। शोधार्थी को यह भी ध्यान में रखना होता है कि उनके शोध का विषय साहित्य की किस विधा से संबद्ध है। जैसे यदि अनुसंधित्सु शोध साहित्य की नाट्य विधा, किसी भी कवि से संबंधित नाट्य को अपने शोध का विषय बनाना चाहता है तो शोधार्थी के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह नाट्य के लक्षण ग्रंथों, केवल नाट्य के लक्षण ग्रंथों जैसे नाट्य शास्त्र, दशरूपकम, नाट्य दर्पण इत्यादि में प्रतिपादित नाट्य लक्षणों की कसौटी पर अपनी शोध विषयगत नाट्य को परखे और यह देखे कि नाटककार द्वारा विरचित नाटक में या आपके शोध विषयगत जो नाटक है उसमें नाट्य लक्षणों का कहाँ तक पालन हुआ है, और यदि कहीं पर पालन नहीं हुआ है तो ऐसी किन कारणों से नाटककार ने उन लक्षणों की उपेक्षा कर दी है। शोधार्थी को यह भी ध्यान में रखना होता है कि क्योंकि साहित्य में जैसे कि हम कालिदास को लेते हैं तो कालिदास पर न जाने कब से शोध कार्य हो रहा है और आगे भी होता रहता है, आगे भी चल रहा है। तो शोधार्थी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके द्वारा चयनित शोध विषय यदि पूर्व में संपादित किसी शोध कार्य पर आधारित है, अर्थात उसके द्वारा चयनित जो शोध विषय है यदि उस पर पहले भी किसी अन्य आयाम से शोध कार्य हो चुका है तो शोधार्थी को इस विषय का भी, इस बात का भी पूर्णतः ध्यान रखना होता है कि संप्रति किन आयामों के दृष्टिगत किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी अपने शोध कार्य को संपन्न करना चाहता है, अन्यथा उसका यह जो शोध कार्य है वह कैसा प्रतीत होगा, उसमें पुनरुक्ति दोष प्रतीत होगा। तो पुनरुक्ति दोष न हो कार्य में, इसके लिए आवश्यक है कि शोधार्थी पिछले किए गए, पूर्व में किए गए शोध कार्य, किसी शोध कार्य से ही संबंधित शोध विषय को यदि अपने शोध प्रबंध में लेना चाहता है, उसी पर शोध कार्य करना चाहता है तो उसे ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि वह नवीन दृष्टि से उस विषय पर शोध करे जिससे कि पुनरुक्ति प्रतीत ना हो पूर्व में। और यदि शोधार्थी को ये लगता है कि पूर्व में जो शोध कार्य उस कवि या कवि विशेष से संबंधित साहित्य पर जो कार्य हो चुका है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो तब उसे ये भी देखना होता है कि उस त्रुटि को दूर करने की कितनी संभावना है तथा
पूर्वकृत जो शोध कार्य है उस शोध कार्य को शोधार्थी किस तरह आगे बढ़ा सकता है। अर्थात शोधार्थी को पूर्व में उसी कवि या उसी कवि के साहित्य पर यदि शोध कार्य भी करना है तब भी उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कार्य को आगे बढ़ाते, अपने शोध कार्य को करते समय पूर्व के शोध कार्य की त्रुटियों को दूर करे और तभी उस शोध कार्य को आगे बढ़ाए। एक जो साहित्य के क्षेत्र में एक जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि शोध कार्य का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन। कम से कम शोधार्थी के मन मस्तिष्क में अपने शोध कार्य का उद्देश्य या प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, तभी वह शोध कार्य के सफल संयोजन में सक्षम हो पाएगा। शोधार्थी को सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से परिणाम पूर्व के शोध कार्य में सामने नहीं आ पाए थे तथा अपने शोध कार्य के द्वारा, अपने शोध कार्य के माध्यम से अपने शोध प्रबंध में अनुसंधित किन प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है। साहित्य विषयक शोध कार्य का एक मुख्य प्रयोजन तो यही माना जा सकता है कि यदि शोधार्थी किसी नवीन विषय पर, अर्थात नवीन विषय कहने से मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी नवीन कवि की कृति या नवीन कवि के व्यक्तित्व कृतित्व आदि पर कार्य कर रहा है, तो उसके कृतित्व का, उसके ग्रंथों का समीक्षात्मक अध्ययन करने के साथ साथ हमें संस्कृत कवि जगत में उस साहित्यकार का स्थान भी निर्धारित करना होता है और संस्कृत साहित्य जगत में कवि के द्वारा विरचित जो कृतियां हैं, कवि का जो साहित्य है, उस साहित्य का क्या महत्व है यह भी हमें निर्धारित करना होता है। इस प्रयोजन को लेकर के भी हमें कार्य करना होता है, इस प्रयोजन को भी सिद्ध करना होता है। यदि इसके विपरीत यदि किसी प्राचीन कवि या साहित्यकार को लेकर के अथवा उनके साहित्य को अपने शोध का विषय बनाते हुए शोधार्थी अपने शोध कार्य को संपन्न करना चाहता है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वह किसी अन्य नवीन पहलू के माध्यम से, नवीन पहलुओं के दृष्टिगत अध्ययन करे, उस प्राचीन कवि या उसके साहित्य का अध्ययन करे। साथ ही यह भी उसको ध्यान में रखना होता है कि उस प्राचीन कवि या साहित्यकार के साहित्य का अध्ययन करते समय शोधार्थी पृष्ठ पेषण न करे, पूर्व में जो कुछ हो चुका है उसी बात को बार बार न दोहराए, वह किसी नवीन दृष्टि से शोध कार्य करे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूं, जैसे कि कालिदास पर बहुत काम हो चुका है, कालिदास के एक एक कृति को लेकर के भी, कालिदास के विभिन्न पहलुओं को लेकर के भी, जैसे उनके सामाजिक दर्शन को लेकर के, कालिदास की सौंदर्य चेतना को लेकर, कालिदास के अलंकार विधान को लेकर के अलग अलग तरह से कार्य हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन एक शोध कार्य मेरी दृष्टि में आया जिसमें उन्होंने, शोधार्थी ने मेघदूतम में जो मेघ का मार्ग बताया, मेघ को दूत बना करके जो नायक है वह नायिका तक अपना प्रेम संदेश पहुंचाना चाहता है, विरही नायक। तो मेघ का जो मार्ग है वह मार्ग आज हमारे मानसून का भी मार्ग है।
मॉनसून भी उसी मार्ग से भारतवर्ष में प्रवेश करता है। तो उन्होंने सर्वथा एक नवीन दृष्टि से कालिदास के काव्य का, एक काव्य को लेकर के, मेघदूतम को लेकर के, उन्होंने कालिदास के काव्य का बिल्कुल नवीन दृष्टि से अध्ययन किया। तो यदि आप किसी प्राचीन कवि पर भी कार्य करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि विषयों की कमी है, आप प्राचीन कवि को लेकर के भी किसी नवीन दृष्टि से उसके काव्य का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण और देती हूं, जैसे कि महाभारत में अधिकांशतः जो महाभारत की पूरी कथा है वह पुरुष प्रधान है। उसमें युद्ध का अधिक वर्णन है और ये स्पष्ट है कि युद्ध में पुरुष पात्रों की बहुलता होती है, तो उसमें पुरुष पात्रों का ही विशेष चित्रण किया गया है, विशेष वर्णन किया गया है, चाहे वह गंगापुत्र भीष्म हो, धृतराष्ट्र हो, द्रोण हो, तो उनके चरित्र का तो विस्तृत विश्लेषण मिलता है। लेकिन जो नारी पात्र हैं वो प्रायः छूट गए। जैसे कुंती का वर्णन कहीं नहीं किया गया, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का कहीं वर्णन नहीं किया गया, द्रौपदी का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया। तो इसको लेकर के भी अध्ययन किया जा सकता है और उनका मनोविज्ञान कैसा रहा होगा, उनकी मनोदशा कैसी रही होगी जब एक युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे जा रहे हों, तो ऐसी माता की मनोदशा कैसी रही होगी। और उस युद्ध को रोकने का प्रयास, भले ही पुत्र मोह में पढ़ करके वह न रोक पाई हो, लेकिन उनके मन पर तो प्रभाव पड़ा ही होगा। तो इसलिए महाभारत में नारी विमर्श को लेकर के भी एक अलग दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। अब साहित्य से संबंधित शोध कार्य में शोधार्थी को शोध विषय के काल परिवेश आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि महाभारत कालीन विषय पर वह शोध कर रहा है, महाभारत आदि पर शोध कर रहा है, तो तत्कालीन काल परिवेश का ध्यान उसे रखना चाहिए। जैसे द्रौपदी द्रौपदी को 5 पतियों का वरण करना पड़ा, चाहे वह विवशतावश करना पड़ा हो, किसी भी कारण से करना पड़ा हो, लेकिन उसने आजीवन उस व्रत को निभाया। तो हम अपने साहित्य के क्षेत्र में काल परिवेश आदि को इस दृष्टि से लेते हैं। अन्य विषयों में काल परिवेश आदि का अध्ययन किसी अन्य दृष्टि से होता होगा, लेकिन साहित्य में हम काल परिवेश को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। शोधार्थी किसी पूर्वकृत विषय को अपने शोध का विषय यदि बनाता है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, बना सकता है वो अपने शोध का विषय, लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी नवोन्मेषी दृष्टि के द्वारा उस विषय पर शोध करे। अर्थात पहले जो शोध हो चुका है उसको ध्यान में, उसको आदर्श तो रखे, अपने सामने आदर्श तो मान रखे, लेकिन उसका अनुकरण न करते हुए, उसका अक्षरशः अनुकरण न करते हुए नवीन दृष्टि से उस विषय का अन्वेषण करे, उस विषय पर शोध कार्य करे। शोध विषय का एक बार निश्चय कर लेने के बाद शोधार्थी को शोध हेतु विषय सामग्री के संकलन के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात शोध विषय का आपने चयन कर लिया, अब उस शोध विषय को संपन्न करने के लिए, शोध विषय को शोध कार्य में परिणत करने के लिए आपको विशोध हेतु विषय सामग्री का चयन करना होता है। साहित्य से संबंधित कार्य में, शोध कार्य में शोधार्थी जब किसी कवि या साहित्यकार को अपने शोध का विषय बनाता है, तब
उस कवि या साहित्यकार के द्वारा विरचित ग्रंथ हमारे शोध के या साहित्य विषयक शोध के प्रथम स्रोत प्राइमरी डाटा माने जाएंगे। इसी तरह से लेखक और साहित्यकार के द्वारा लिखा गया आत्मवृत्त, जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं, वह उसके द्वारा लिखी गई डायरी, उसके द्वारा लिखे गए संस्मरण या यात्रा वृत्त इत्यादि को भी शोध कार्य का प्रथम स्रोत ही प्राइमरी डाटा ही माना जाएगा। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जो संस्कृत के साहित्यकार हो चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन परिचय, अपने स्थिति काल या अपने विषय में प्रायः परिचय नहीं दिया है। वे भौतिक शरीर को महत्व न दे करके यशः शरीर को महत्व देते थे, इसलिए यशः शरीर के द्वारा वो आज भी हमारे मध्य विद्यमान है। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने अपने विषय में अधिक लिखना उचित नहीं समझा। लेकिन आधुनिक काल में, चाहे वो हिंदी के कवि हों, अंग्रेजी के कवि साहित्यकार इत्यादि हों, या किसी अन्य भाषा के कवि या साहित्यकार हों, वे अपने विषय में कुछ न कुछ उन्होंने लिखा है। तो ये सब क्या कहलाएगा? उन्होंने अपने बारे में जो कुछ लिखा है, या स्वयं हम किसी नए कवि या साहित्यकार पर यदि कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, तो हम उनके पास जाकर के उनसे साक्षात्कार भी लेते हैं और उनके विषय में जानकारी स्वयं उनके श्रीमुख से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी प्राइमरी डाटा ही कहलाएगा। लेकिन अब सेकेंडरी डाटा क्या है साहित्य के संदर्भ में? वो ये है कि कवि या साहित्यकार के बारे में जो भी जानकारी हमें अन्य साधनों से प्राप्त होती है, जैसे यदि किसी परवर्ती साहित्यकार ने उस प्राचीन साहित्यकार या कवि के ग्रंथों का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है, उनके श्लोकों को उद्धृत किया है, अन्य विद्वानों ने प्राचीन कवि के ग्रंथ पर जो टीकाएं लिखी हैं, जो व्याख्याएं लिखी हैं, पत्र पत्रिकाओं में जो कुछ उनके बारे में छपा है, गूगल से हमें जो कुछ उनके बारे में प्राप्त हो रहा है, यूट्यूब, विकिपीडिया, ई बुक्स, ई रिसर्च जर्नल्स आदि वेब साधनों से हमें उस कवि या साहित्यकार के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, वह शोध संबंधी सेकेंडरी डाटा या द्वितीय स्रोत माना जाएगा। साहित्य की भाषा में इस प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आप भी ये भली बात जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जो सोशल साइंस के विषय हैं, उन विषयों में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का अर्थ बिल्कुल अलग है। लेकिन साहित्य के संबंध में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। अब साहित्य की भाषा में, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में के किसी कवि या साहित्यकार के विषय पर, साहित्यकार को अपना विषय बनाते हुए जब हम शोध कार्य करते हैं, तो इस प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। कवि ने या साहित्यकार ने अपने विषय में, अपने ग्रंथ में या अपने बायोग्राफी इत्यादि में, अपनी डायरी आदि में, अपने विषय में जो कुछ लिखा है, वह सब
उस कवि या साहित्यकार के विषय में जानने के अंतर साक्ष्य अर्थात अंतः प्रमाण है। और इसी प्रकार से उस कवि या साहित्यकार के विषय में जो कुछ भी हमें अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता है, अन्य प्रमाण जिनका उल्लेख मैं ऊपर कर चुकी हूँ, पहले कर चुकी हूँ, कि अन्य प्रमाणों से हमें ज्ञात होता है, चाहे वो अन्य साहित्यकारों के माध्यम से ज्ञात हो, अन्य विद्वानों के द्वारा उनके ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं से ज्ञात हो, पत्र पत्रिकाओं, यूट्यूब, गूगल इत्यादि वेब साधनों से हमें जानकारी प्राप्त हो, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब साहित्य की भाषा में बहिर्साक्ष्य अर्थात जानकारी प्राप्त करने के बाह्य प्रमाण कहे जाएंगे। इस प्रकार से शोध हेतु विषय का चयन उस विषय पर या उससे संबंधित पूर्व में किए गए शोध कार्य का भली भांति अध्ययन, शोध विषय की सामग्री का संकलन तथा शोध का उद्देश्य, ये शोध विषयक साहित्य के महत्वपूर्ण कारक है। यदि हमने ये अध्ययन नहीं किया, ये नहीं जाना कि पूर्व में इस कवि या साहित्यकार पर क्या क्या अध्ययन हो चुका है, तो हमारा शोध कार्य पुनरुक्ति दोष से युक्त हो जाएगा। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि कवि या साहित्यकार पर, किसी भी कवि या साहित्यकार पर, और विशेष रूप से प्राचीन कवि या साहित्यकार पर यदि हम काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि किस दृष्टि से पहले अध्ययन हो चुका है और अब हम किस पहलू से उस कवि या साहित्यकार का अध्ययन कर सकते हैं। साहित्य से संबंधित शोध के उपकरणों के संदर्भ में ग्रंथ सूची, लेखों के सारांश एवं अनुक्रमणिका आदि से अनुसंधित्सु को अर्थात शोधार्थी को अध्ययन सामग्री के संकलन में सहायता मिल सकती है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जहां अन्य विषयों के शोध कार्य में, अन्य विषयों से संबंधित शोध कार्य जहां प्रयोगशाला एवं डाटा कलेक्शन आदि पर आधारित होता है, वहीं सोशल साइंसेज में फील्ड वर्क, सैंपलिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस इत्यादि महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत साहित्य का शोध कार्य कैसा, साहित्य के शोध कार्य के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि वह टेबल वर्क पर आधारित होता है। टेबल वर्क से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि आपको शोध कार्य का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम शोध से संबंधित सामग्री को पूर्णतया जुटा लेना पड़ता है, चाहे वो आप पुस्तकालयों से प्राप्त करें या कहीं से भी प्राप्त करें, आपको शोध सामग्री का संकलन कर लेना होता है, अपने पास कर लेना होता है, और फिर उस से संबंधित जो लक्षण ग्रंथ हैं, उन लक्षण ग्रंथों का आप अपने पास संचय करेंगे और फिर एक स्थान पर बैठ करके आप अपने शोध कार्य को संपन्न कर सकते हैं अपने शोध निदेशक की परामर्श से। साहित्य के विषयों से संबंधित जो शोध कार्य होता है, उस शोध कार्य में सर्वप्रथम शोध ग्रंथ की रूपरेखा अर्थात अध्याय विभाजन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसको शोध जो प्रविधि है या जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसमें हम इसको इस पहलू को देख सकते हैं। वहां रिसर्च डिजाइन या अनुसंधान अभिकल्प करके एक क्षेत्र है,
और स्पष्ट है कि कोई भी अनुसंधान या कोई भी साहित्य मनगढ़ंत या मनगढ़ंत नहीं हो सकता, कपोल कल्पित नहीं हो सकता है। फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। यदि जिस तरह से सोशल साइंसेज के क्षेत्र में जब शोध कार्य किया जाता है तो वहां सैंपलिंग इत्यादि के द्वारा फैक्ट्स निकाले जाते हैं। सैंपलिंग इत्यादि का एनालिसिस करके वहां फैक्ट्स निकाले जाते हैं और फिर उस फैक्ट्स के आधार पर शोध कार्य किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से साहित्य में भी शोध कार्य कभी मनगढ़ंत नहीं हो सकता। वहां भी कवि या साहित्यकार का ग्रंथ का साहित्य आपके सामने है। उस ग्रंथ या उस साहित्य को परखने के साधन आपके पास विद्यमान है। तो उन साधनों के द्वारा, साधन क्या है यहाँ पर? लक्षण ग्रंथ है। उन साधनों के द्वारा आपको कवि या साहित्यकार के ग्रंथों को परखना होता है। उसमें से फैक्ट्स निकालने होते हैं कवि या साहित्यकार के ग्रंथ में से। तो अनुसंधान या अन्वेषण को क्रमबद्ध एवं प्रभावपूर्ण तरीके से समय एवं लागत के न्यूनतम प्रयासों द्वारा संचालित करने के लिए एक अभिकल्प या प्ररचना या जिसे हम डिजाइन कहते हैं उसका निर्माण होता है। इस तरह अनुसंधान कार्य में या शोध कार्य में कार्य करने की योजना या अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा को ही अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। अन्वेषण आरंभ करने से पहले ही शोध के विषय में उचित रूप से सोच विचार कर लेने के उपरांत ही शोधकर्ता को यह निर्णय करना चाहिए कि किन ढंगों और कार्य विधियों का प्रयोग करते हुए अपना शोध कार्य संपन्न करना है। अनुसंधान प्ररचना की प्रक्रिया भी यद्यपि मुख्यतः सामाजिक अनुसंधान से ही संबद्ध है, तथापि साहित्य के क्षेत्र में शोध कार्य की रूपरेखा निर्माण के संदर्भ में इसे यत्किंचित ग्रहण किया जा सकता है। शोध कार्य साहित्य के शोधार्थी जब अपने शोध कार्य की रूपरेखा तैयार करें, शोध कार्य का एक मोटा मोटा जो खाका वो बनाते हैं या रूपरेखा जो तैयार करते हैं, उस रूपरेखा के अंतर्गत ही उन्हें अध्यायों का विभाजन करना होता है। अध्याय विभाजन किए जाते समय थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है, और विशेष रूप से साहित्य के संदर्भ में, कि अध्यायों का जो आकार है वह कैसा होना चाहिए? गोपुच्छवत होना चाहिए। गोपुच्छवत, गाय की पूंछ की तरह होना चाहिए। जैसे गाय की पूंछ अपने मूल भाग में तो मोटी होती है, लेकिन क्रमशः नीचे की ओर वह पतली होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से साहित्य से संबंधित जो शोध प्रबंध है उसके प्रारंभिक अध्याय आकार में बड़े होने चाहिए और क्रमशः आगे के अध्यायों का आकार छोटा होना चाहिए। यह शोध प्रबंध की आदर्श स्थिति कही जाती है साहित्य के संदर्भ में। शोध प्रबंध की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि हमें अपने शोध विषय के सभी पहलुओं को हम उसमें समाहित कर सकें, शोध के सभी पहलुओं को उसमें समाहित कर सकें। और बहुत बड़ा आकार भी शोध प्रबंध का नहीं होना चाहिए।
कम से कम 7 अध्याय तो उसमें होने ही चाहिए, और 7 अध्यायों से अधिक यदि आप कर रहे हैं तो फिर आपको उसे 2 वॉल्यूम में करना चाहिए। एक वॉल्यूम में कम से कम 7 अध्याय से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर उससे अधिक हो रहे हैं तो आपको फिर 2 वॉल्यूम में अपने शोध प्रबंध की रचना करनी चाहिए। शोध की रूपरेखा को बनाते समय सर्वप्रथम अपने शोध प्रबंध के विषय का अंकन करें, उसको लिखें। उसके पश्चात अध्यायों का विभाजन आना चाहिए। अध्याय विभाजन से पहले आपके जो शोध विषय है उसका प्राक कथन, या जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, भूमिका भी कहते हैं, वह होनी चाहिए। और उस प्राक कथन या प्रस्तावना के अंतर्गत शोधार्थी अपने शोध विषय की संक्षिप्त जानकारी देते हुए किन किन प्रयासों से, किन किन के सहयोग से उसे ये शोध प्रबंध में सहायता मिली है, इस सब का उल्लेख उसे करना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल आपको बताना चाहें, जैसे कि सबसे सरल उदाहरण लेती हूँ रूपरेखा निर्माण के लिए, कि आप कालिदास के काव्यों का समीक्षात्मक अध्ययन, यदि इस कालिदास के काव्य भी न लेकर के, काव्य के अंतर्गत केवल 2 ही काव्य आ जाएंगे, कालिदास के साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन यदि आप लेकर के शोध कार्य अपना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना या प्राकथन लिखा जाएगा। फिर हम अध्याय लेंगे, और अध्याय लेते समय अध्याय का एक शीर्षक होगा। उस शीर्षक के अंतर्गत फिर हम अध्यायों का अंतर्विभाजन करेंगे, अध्याय का अंतर्विभाजन करेंगे। अर्थात एक अध्याय में अनेक विषय हो सकते हैं, तो उन अनेक विषयों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? उस अध्याय के अंतर्विभाजन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे महाकवि कालिदास के साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन, इस शोध प्रबंध का जो प्रथम अध्याय होगा वह बनेगा कालिदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व और दूसरा है कृतित्व। तो हम इसलिए इस अध्याय का अंतर्विभाजन 2 खंडों में कर लेंगे। प्रथम खंड के अंतर्गत हम पहला सोपान रखेंगे कालिदास का स्थितिकाल एवं उनका निवास स्थान। कालिदास का स्थितिकाल एवं निवास स्थान, जन्म की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आधुनिक कवि के संदर्भ में हम कर सकते हैं, या जिस कवि ने अपने बारे में, अपने जन्म के बारे में कुछ बताया है या कहीं से हमें ज्ञात होता है, वहां हम दे सकते हैं। लेकिन कालिदास ने अपने विषय में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो कालिदास के जन्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके स्थितिकाल एवं निवास स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। इसके प्रथम विभाजन जो होगा, अंतर्विभाजन जो होगा, वो होगा कालिदास का स्थितिकाल एवं निवास स्थान। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम इस प्रथम खंड को भी अलग अलग सोपानों में रख सकते हैं। जैसे अंतर साक्ष्य के आधार पर कालिदास के स्थितिकाल एवं निवास स्थान का निर्धारण, और बहिर्साक्ष्य के आधार पर कालिदास के स्थितिकाल एवं निवास स्थान का निर्धारण। तो यहाँ पर कालिदास ने अपने बारे में जो कुछ बताया है, जहां जो संकेत हमको उनके ग्रंथ से उनके बारे में मिलते हैं, उस आधार पर वे कहाँ के रहने वाले होंगे, उनका स्थिति काल कौन सा होगा, ये तो आ जाएगा प्रथम सोपान के अंतर्गत। और अर्थात जो प्राइमरी डाटा है वो आ जाएगा प्रथम सोपान के अंतर्गत, और द्वितीय सोपान के अंतर्गत हमें सेकेंडरी डाटा से उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो आ जाएगा द्वितीय सोपान के अंतर्गत। दूसरा जो खंड, प्रथम अध्याय का जो दूसरा खंड है, उसको हम रखेंगे कालिदास के कृतित्व पर आधारित रखेंगे, और लिखेंगे, वहां देंगे, शीर्षक देंगे उसे कालिदास की कृतियों का परिचय। अब कालिदास ने नाटक भी लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखा है, गीति काव्य भी लिखा है। तो उसी के अनुसार उनकी इन विविध रचनात्मक
कौशल के आधार पर हम इस द्वितीय भाग का फिर अंतर्विभाजन कर लेंगे अलग अलग सोपानों में। कालिदास के द्वारा विरचित नाट्य ग्रंथ ये प्रथम सोपान हो जाएगा, और उनके जो नाट्य ग्रंथ हैं अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, इन दोनों का परिचय हम यहाँ पर दे देंगे। कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य ये द्वितीय सोपान होगा इस अध्याय का, और इसके अंतर्गत हम उनके दोनों महाकाव्यों रघुवंश और कुमार संभवम इसका परिचय दे देंगे। तृतीय सोपान इस खंड का होगा कालिदास द्वारा विरचित गीति काव्य। यद्यपि गीति काव्य मेघदूतम एक ही है उनके द्वारा रचित, लेकिन बड़ा ही रमणीय काव्य है ये। तो यहाँ पर गीति काव्य के उस गीति काव्य का परिचय हम इस सोपान के अंतर्गत देंगे। और चौथा है कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य ऋतुसंहार, जिसके अंतर्गत आता है, उसका परिचय हम यहाँ पर इस प्रथम अध्याय के द्वितीय सोपान के द्वितीय अंतर्विभाग के अंतर्गत हम अंतिम रूप में यहाँ पर उसका परिचय देंगे। द्वितीय अध्याय हम लेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया कि खंड काव्य और वो महाकाव्य आदि बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। तो द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों का नाट्यशास्त्रीय विवेचन लेंगे। अब जब हम नाट्यशास्त्रीय विवेचन ले रहे हैं, तो नाट्यशास्त्रीय विवेचन करते समय हमें नाट्य के लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। नाट्य के लक्षण ग्रंथों में जो 3 चीजें बताई गई हैं, वस्तु, नेता और रस, नाट्य के 3 महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस। तो इन 3 तत्वों के आधार पर हम कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नाट्यशास्त्रीय विवेचन के अंतर्गत हम यहाँ पर कालिदास के नाट्य ग्रंथों का नाट्यशास्त्रीय विवेचन करते हुए प्रथम इस अध्याय के प्रथम अंतर्विभाजन के अंतर्गत, प्रथम खंड के अंतर्गत महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों की कथा वस्तु तथा उसका स्रोत क्या है, कहां से मूलतः वह कथा ली गई है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर द्वितीय सोपान के अंतर्गत हमें ये देखना होगा कि जो मूल कथा जहां से ली गई है, कवि ने उसमें उस मूल कथा में अपनी मूल कथा से अपनी नाट्य कथा में, नाटकीय कथा में कहाँ कहाँ परिवर्तन किए हैं और कहाँ कहाँ परिवर्धन किए हैं। अर्थात कहीं पर घटना को बदल दिया है और कहीं पर घटना को बिल्कुल दूसरे रूप में बढ़ा करके प्रस्तुत किया है। तो इसी आधार पर हम इसके 2 सोपान करेंगे। प्रथम सोपान में तो मूल कथा से नाट्य कथा में किए गए परिवर्तन को दर्शाएंगे और उन परिवर्तनों का औचित्य क्या है, किस कारण से नाटककार ने वो परिवर्तन किए हैं, ये दिखाएंगे। दूसरे सोपान में हम मूल कथा से नाटकीय कथा में किए गए परिवर्तन एवं उनके औचित्य को दर्शाएंगे। इसी अध्याय के द्वितीय खंड के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों का नाट्यशास्त्रीय विवेचन करेंगे। नाट्यशास्त्रीय विवेचन के अंतर्गत भी हम अलग अलग सोपानों में उनके नाट्य ग्रंथों का, अलग अलग सोपानों के माध्यम से कालिदास के नाट्य ग्रंथों का विवेचन करेंगे। प्रथम सोपान में हम कालिदास के नाट्य ग्रंथों में पंच अर्थ प्रकृतियां, पंच कार्यावस्थाएं, पंच संधियों की स्थिति क्या रही है, कहाँ तक वे सफल हुए हैं अपने नाट्य में, इन नाट्य वृत्तियों, नाट्य के लक्षणों को निर्धारित कर पाने में, प्रयोग कर पाने में, इसको दर्शाएंगे। फिर महाकवि कालिदास द्वितीय सोपान में महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों में अर्थोपक्षेपक और नाट्य वृत्तियों का विधान कैसा है, क्या विधान है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तृतीय सोपान के अंतर्गत महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों में पात्र योजना, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो अभी 2-3 चीजें मैंने पहले आपको बताई थी नाट्य में महत्वपूर्ण है, वस्तु, नेता और रस। वस्तु का तात्पर्य कथा वस्तु से है, कथा वस्तु का विवेचन हमने कर लिया है। पात्र का विवेचन, नेता तत्व, नेता कहते हैं पात्र को। नेता वैसे तो नायक कहलाता है, लेकिन नायक के अंतर्गत लक्षणकारों ने सभी प्रकार के पात्रों का विवेचन किया है।
तो हम महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों में पात्र योजना के अंतर्गत वो उनके नाट्य ग्रंथों के नायक, नायिका, विदूषक, प्रतिपक्षी नायक इत्यादि का विवेचन करेंगे। अब तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम उसी प्रकार से जैसे हमने अभी नाट्य ग्रंथों का विवेचन किया था, वैसे ही अब हम उनके काव्य ग्रंथों का विवेचन करेंगे। महाकवि कालिदास के महाकाव्यों का काव्य शास्त्रीय विवेचन, इसके भी अंतर्विभाजन हम कर लेंगे। और प्रथम अंतर्विभाजन के अंतर्गत हम खंड अ में हम महाकवि कालिदास के महाकाव्यों की कथावस्तु तथा उसके स्रोत को लेंगे, स्रोत का विवेचन करेंगे। द्वितीय सोपान के अंतर्गत मूल कथा से महाकाव्य की कथावस्तु में किए गए द्वितीय सोपान के अंतर्गत मूल कथा से महाकाव्य की कथा में किए गए परिवर्तन एवं उनके औचित्य को दर्शाएंगे, औचित्य का विवेचन करेंगे। और तृतीय सोपान के अंतर्गत महाकाव्य की कथा में किए गए परिवर्धन एवं उन परिवर्धनों, क्या क्या परिवर्धन किए गए हैं और उन परिवर्धनों का उन परिवर्धन एवं उन परिवर्धनों का औचित्य विवेचन करेंगे। द्वितीय खंड के अंतर्गत हम कालिदास के महाकाव्यों का काव्यशास्त्रीय विवेचन करेंगे। और काव्यशास्त्रीय विवेचन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसमें सर्गों का सर्गबद्धो महाकाव्यम कहा गया है, तो क्या ये सर्गबद्ध है और सर्गांत में छंद परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर्गांत में छंद परिवर्तन होना चाहिए, तो सर्गांत में छंद परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार के लक्षण ग्रंथों में, काव्यशास्त्र के लक्षण ग्रंथों में जो महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों को हम महाकाव्य कालिदास के महाकाव्यों पर घटित करके देखेंगे। तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम, चूंकि गीति काव्य उनका एक है और खंड काव्य एक है, तो गीति काव्य और खंड काव्य को हम एक अध्याय के अंतर्गत रख लेंगे। और उस अध्याय के अंतर्गत हम कालिदास के, उस अध्याय का शीर्षक हम देंगे कालिदास के गीति काव्य एवं खंड काव्य का विवेचन। और यहाँ हम उसके फिर दो अंतर विभाग कर लेंगे। प्रथम खंड के अंतर्गत हम कालिदास के गीति काव्य का विवेचन करेंगे और द्वितीय खंड के अंतर्गत हम कालिदास के खंड काव्य का विवेचन करेंगे। पंचम अध्याय के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास के साहित्य में भाव पक्ष का विवेचन करेंगे। देखिए, भाव पक्ष ही रस कहलाता है। वस्तु, नेता और रस जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं काव्य की, उनमें से जो रस है वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रस ही सहृदय जनों को आनंद की अनुभूति कराने वाला तत्व है। चाहे वह नाट्य के लिए हो, चाहे वह काव्य के लिए हो, आनंदानुभूति यही काव्य और नाट्य का महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पंचम अध्याय के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास के साहित्य में भाव पक्ष का विवेचन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले, इसके फिर हम अलग अलग सोपानों के अंतर्गत इसका विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव का विवेचन करेंगे कि भाव क्या है, साहित्य के संदर्भ में भाव क्या है और सामान्यतः भाव शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसे कि साहित्य के संदर्भ में स्थायी भाव, विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव इत्यादि भी विभाव कहलाते हैं। लेकिन इन सब के द्वारा क्या पुष्ट होता है? रस पुष्ट होता है, रस की पुष्टि होती है। इसलिए भाव पक्ष के अंतर्गत हम भावों का विवेचन करने के बाद जो नव रस कहे गए हैं, उन 9 रसों के अपने अपने भाव कहे गए हैं, स्थायी भाव कहे गए हैं। तो भाव के विषय में विवेचन करने के बाद हम स्थायी भावों आदि की चर्चा करेंगे और उन स्थायी भाव, विभाव, आलंबन विभाव इत्यादि के द्वारा, आलंबन, उद्दीपन विभाव इत्यादि के द्वारा पुष्ट होने वाला, परिपुष्ट होने वाला जो रस है, उस रस की विवेचना हम मुख्य रूप से इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। अब उस रस का विवेचन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम अंगी रस का विवेचन करेंगे। नाट्य या काव्य में
विशेष रूप से नाट्य में तो वीर अथवा श्रृंगार में से कोई एक अंगिरस होता है और शेष रस उसमें गौण रूप में होते हैं। काव्य में कोई भी अंगिरस हो सकता है। तो यहाँ पर हम अंगिरस का विवेचन करते हुए कालिदास के काव्य में किस काव्य में कौन सा अंगिरस है इसको देखेंगे। कौन सा रस अंगिरस के रूप में स्वीकृत हुआ है इसका विवेचन करेंगे और फिर कौन कौन से वहां गौण रस हैं उसका विवेचन किया जाएगा। इसके अलावा कहीं कहीं पर यह होता है कि रसादि की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो पाती है तो वहां पर रसाभास इत्यादि होते हैं। तो कालिदास के साहित्य में, कालिदास के ग्रंथों में रसाभास, भावाभास, भाव संधि, भाव सबलता, भावोदय, भाव शांति इत्यादि की क्या स्थिति है इसका विवेचन भी हम भाव पक्ष विवेचन के अंतर्गत करेंगे। 6ठ अध्याय जो हम बनाएंगे वो है महाकवि कालिदास के साहित्य में कला पक्ष विवेचन। कला पक्ष देखिए, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष काव्य का आंतरिक पक्ष है और कला पक्ष उसका बाह्य पक्ष है। आंतरिक पक्ष अर्थात काव्य का हृदय आप कह सकते हैं रस है, और काव्य का शरीर क्या है वो कला पक्ष है। तो कला पक्ष के अंतर्गत हम काव्य के बाह्य सौंदर्य को दर्शाने वाले जो तत्व हैं उनका विवेचन करेंगे और इसके अंतर्गत हम काव्य के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये स्पष्ट करेंगे कि कला क्या है। उसके पश्चात हम काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनका विवेचन करेंगे और उसके अंतर्गत हम महाकवि कालिदास के साहित्य में अलंकार विवेचन, महाकवि कालिदास के साहित्य में छंद विवेचन, महाकवि कालिदास की भाषा शैली तथा संवाद आदि का विवेचन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। 7वें अध्याय में महाकवि कालिदास अपनी जिस विशेषता के लिए सुप्रसिद्ध है उसको लेकर के हम महाकवि कालिदास के सौंदर्य चेतना का विवेचन इस अध्याय में, इस 7वें अध्याय में करेंगे। और सौंदर्य चेतना कई तरह की होती है, उन सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए हम कालिदास की सौंदर्य चेतना का विवेचन करेंगे। इस अध्याय का अंतर विभाजन करते हुए प्रथम खंड के अंतर्गत हम प्राकृतिक सौंदर्य को लेंगे। कालिदास के महाकाव्य में प्राकृतिक सौंदर्य भी 2 प्रकार का होता है, कोमल, सुकोमल एवं कठोर। सुकोमल जैसे उपवन है, उपवन में नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, वह मनमोहक हैं, हृदय को आह्लादित करने वाले हैं, तो ये तो हुआ प्रकृति का सुकोमल स्वरूप। और वन में कहीं सिंह भयंकर गर्जनाएं कर रहे हैं, उल्लू की ध्वनि सुनाई दे रही है, कौवों की कर्कश ध्वनि सुनाई दे रही है, ये है प्रकृति का कठोर स्वरूप। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न तत्वों का वर्णन तो करेंगे ही, प्रकृति के विभिन्न तत्वों का वर्णन करेंगे, जैसे नदी वर्णन है, पर्वत वर्णन है, झरने का वर्णन है इत्यादि। प्रकृति के जो तत्व हैं उनका वर्णन, उनका किस तरह से सौंदर्यपूर्ण वर्णन कवि ने किया है इसका उल्लेख हम करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रकृति के सुकोमल और कठोर स्वरूप का वर्णन कवि ने कैसे किया है। द्वितीय अंतर विभाजन के अंतर्गत हम लेंगे वैकृतिक सौंदर्य। वैकृतिक सौंदर्य क्या है? जिसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, जिस सौंदर्य के निर्माण में प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, उसे हम वैकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत लेते हैं। जैसे नगर वर्णन है, कवि ने नगर का वर्णन किस प्रकार से किया? नगर वर्णन में प्रकृति का कोई हाथ नहीं, प्रकृति ने नगर नहीं बनाए हैं, नगर मनुष्य ने बनाए हैं। तो मनुष्यकृत जो भी चीज है उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाएगा वैकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत। इसके अलावा तृतीय सोपान इसमें होगा, तृतीय विभाजन होगा मानवीय सौंदर्य, और ये कालिदास की विशिष्टता है। मानवीय सौंदर्य में मानवीय सौंदर्य के वे चितेरे रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय सौंदर्य के वे चितेरे रहे हैं।
तो इसके अंतर्गत 3 सोपान हमने रखे हैं: पुरुष सौंदर्य चित्रण, स्त्री सौंदर्य चित्रण और बाल सौंदर्य चित्रण। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम कालिदास की सौंदर्य चेतना का विवेचन इन विभिन्न सोपानों के अंतर्गत करेंगे। अष्टम अध्याय में हम लेंगे कालिदास के साहित्य में व्यक्त जीवन दर्शन। जीवन दर्शन अर्थात जीवन को देखने की क्या दृष्टि रही है कवि में, जीवन के प्रति कवि की दृष्टि क्या रही है, इसका विवेचन हम करेंगे। अब जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, उन विभिन्न पक्षों को हम विभिन्न सोपानों के अंतर्गत दर्शाएंगे। जैसे महाकवि कालिदास का सामाजिक जीवन दर्शन, महाकवि कालिदास का राजनीतिक जीवन दर्शन, महाकवि कालिदास का राष्ट्रीय विचारधारा इत्यादि को। सामाजिक जीवन दर्शन के अंतर्गत ही हम नारी विषयक उनकी विचारधारा क्या रही है, समाज के संदर्भ में उनकी क्या विचारधारा रही है, इस सब का विवेचन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। अब इसके पश्चात ये यहाँ तक हमारे जो अध्याय हैं वे उन विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत हम कालिदास के साहित्य का विविध दृष्टियों से अध्ययन करेंगे। अंत में उपसंहार करते हुए हम शोध प्रबंध का सार उपस्थित करेंगे। शोध प्रबंध का जो क्रमशः अध्यायवार जो सार है उसको प्रस्तुत करेंगे। संस्कृत साहित्य जगत में कालिदास का स्थान क्या है और संस्कृत वाङ्मय में कालिदास की कृतियों का क्या महत्व है, इसको प्रतिपादित करते हुए हम ये भी दर्शाने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत साहित्य के उत्तरवर्ती साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय के उत्तरवर्ती साहित्य में, कालिदास के उत्तरवर्ती साहित्य में साहित्य पर कालिदास का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। कालिदास के इसके अलावा कालिदास के ग्रंथों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इसका भी हम उल्लेख यहाँ पर उपसंहार के अंतर्गत करेंगे। और कालिदास के विषय में आगे कार्य किए जाने की क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे आने वाले जो शोधार्थी हैं वे किन किन विषयों पर कालिदास का स्पर्श कर सकते हैं, कालिदास को अपने शोध का विषय बना सकते हैं या कालिदास पर किन किन विषयों के अंतर्गत शोध कर सकते हैं, इन संभावनाओं पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उपसंहार के अंतर्गत शोध प्रबंध की रूपरेखा में ही हम परिशिष्ट को दर्शाएंगे और परिशिष्ट के अंतर्गत हम जो चीजें काव्य में, जो चीजें शोध प्रबंध में आने से रह गई हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। जैसे कि कालिदास के ग्रंथों में व्यक्त जो सूक्तियां हैं या जो सुभाषित हैं उनका उल्लेख हम क्रमशः यहाँ पर उनके नाट्य और काव्य ग्रंथों के आधार पर कर देंगे। अब हमको ये भी देना आवश्यक होता है कि जैसे कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है या रघुवंश महाकाव्य, अनेक बार शोध ग्रंथ में इनका बार बार हमको उल्लेख करना पड़ता है, तो हमको सूक्ष्म शब्द संकेत भी देना आवश्यक होगा जिससे कि हमको बार बार पुनरुक्ति, उन बड़े बड़े वाक्यों की, बड़े बड़े शब्दों की पुनरुक्ति बार बार न करनी पड़े। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को यदि हमने शब्द संकेत में ये दे दिया कि अभिज्ञान शाकुंतलम को हम अ भी के माध्यम से दर्शा रहे हैं, तो आगे फिर अ भी जहां पर भी आप लिखेंगे वो अभिज्ञान शाकुंतलम को ही दर्शाएगा। इसके पश्चात हम देंगे ग्रंथ सूची। इसमें सबसे पहले हम देंगे प्रथम स्रोत के ग्रंथ अर्थात कालिदास के ग्रंथ। कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं उन पर लिखी गई, विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी गई जो टीकाएं हैं उनको हम द्वितीय के अंतर्गत लेंगे। प्रथम स्रोत के ग्रंथों के अंतर्गत हम कालिदास के जहां जहां से प्रकाशित अलग अलग प्रकाशनों से प्रकाशित जो शोध ग्रंथ, जो उनके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का हमें अध्ययन अपने शोध काल में करना भी चाहिए और उन्हीं को यहाँ पर हमें दर्शाना भी चाहिए इस प्रथम स्रोत के ग्रंथ के अंतर्गत। फिर इसके बाद हम सहायक ग्रंथ सूची देंगे और इसमें द्वितीय स्रोत के समस्त ग्रंथों को हम लेंगे। कालिदास के बारे में किसी ने लिखा है,
अन्य ग्रंथों में उनका उल्लेख आया है, जैसे माघ ने भारवी ने उनका उल्लेख किया है, या परवर्ती जिन जिन कवियों ने उनका उल्लेख किया है उनके ग्रंथों को लेंगे हम। लक्षण ग्रंथ जितने प्रकार के हैं, या जिन जिन ग्रंथों की सहायता हमने अपने शोध प्रबंध के लेखन में ली है, उन ग्रंथों को हम इस सहायक ग्रंथ सूची के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा अन्य सहायक सामग्री के अंतर्गत हमें रखना होगा पत्र पत्रिकाएं और वेब लिंक इत्यादि को। जहां से भी हमें सहायता मिली है उस, या किसी पुस्तकालय से हमें विशेष सहायता मिली है, उस पुस्तकालय का हमें उल्लेख करना होगा। किसी व्यक्ति विशेष के ग्रंथालय से यदि हमें सहायता मिली है तो हमें उस ग्रंथालय का उल्लेख करना होगा। अब इतना सब करने के पश्चात हमें संदर्भ ग्रंथ सूची निर्माण की विधि को भी समझ लेना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची आकारादि क्रम में होनी चाहिए, और आकारादि क्रम में निर्मित इस ग्रंथ सूची में क्रमशः 1-2 करके आप क्रम संख्या देंगे, फिर ग्रंथ या पुस्तक का नाम देंगे, उसके पश्चात उसके प्रकाशक के विषय में देंगे। यदि एक ग्रंथ अनेक प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित किया गया है तो उतनी बार आपको उसका उल्लेख करना होगा। उस ग्रंथ का उस प्रकाशन वर्ष क्या है और उसका संस्करण कौन सा है, क्योंकि कालिदास के ग्रंथ बहुत बार छपते रहे हैं, उसके कई संस्करण निकल चुके हैं, तो आपको स्पष्टता ये भी देना होगी कि कौन सा संस्करण वह है। एक बात जो मैं अपने पूर्व के उल्लेख में बताना भूल गई हूं, वो ये है कि जब आप अध्याय लिखेंगे तो अध्याय में भी संदर्भ आता है। उस संदर्भ में आप ग्रंथ का नाम लिखेंगे, जो जहां से प्रकाशित हुआ है वो लिखेंगे, और साथ ही साथ पृष्ठ संख्या कौन सी है, आपने जो संदर्भ भी लिया है वह संदर्भ उस संदर्भ ग्रंथ में किस पृष्ठ संख्या पर अंकित है, ये देना भी आवश्यक होगा। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो मैडम अवस्थी के इस लेक्चर के बाद क्या किसी को कोई प्रश्न पूछना है? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मुझे निदेशक महोदय के द्वारा यह आज्ञा प्रदान की